Hello students, welcome to the D Chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss atomic structure. तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम 4πr² शाई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस से जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, वो कितनी दूर है, ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर ये जो शाई स्क्वायर है या जो शाई है, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि ये आपका वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट करता है उसकी पूरी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो शाई है, अगर इसको हम एक और शाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शाई स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है। जो आपके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होते हैं वो हमें जानकारी देते हैं इस बात की कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज़्यादा है या कम है, या उसका वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो आपका वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वो कैसे हो रहा है, ये हमें बताता है। तो यहाँ पर 4πr² शाई स्क्वायर जो है आपका ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। उसमें जो शाई स्क्वायर है इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर और जो आपकी रेडियल डिस्टेंस है स्मॉल r, इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिसे हम बोलेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व, दोनों एक ही बात में हैं। तो यहाँ उनको ड्रा करने से पहले कुछ चीजें आप जान लेते हैं, तो हम जान लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। देखिए, एक आपका पॉइंट है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर एन ऑर्बिट। अगर हम बात करें कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जैसे कि यहाँ पे साई स्क्वायर मेंशन किया गया है, अगर किसी भी पॉइंट पर एटम में 0 हो जाती है तो वहां पर एक नोडल प्लेन होता है, ठीक है, नोड होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो n-l-1 होता है। और जो आपका रेडियल डिस्टेंस पर होता है, अगर किसी रेडियल डिस्टेंस पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है उसे हम रेडियल नोड बोलते हैं, ठीक है। और किसी अगर पर्टिकुलर एंगल पे होती है तो उसे एंगुलर नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर हालांकि हमने दोनों को मेंशन किया है। ये आपका रेडियल नोड का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये आपका जो है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि यहाँ पर जो n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था। n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए होता है, और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो है आपका वो स्मॉल l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका n-l-1। यहाँ पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और ये आपका जो नोडल प्लेन है ये वहां पर, या ये कह सकते हैं कि नोडल प्लेन जो है वो आपका वो पॉइंट है जिस पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वहां पर 0 आती है। नेक्स्ट पॉइंट है द वेरिएशन ऑफ शाई स्क्वायर, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद रेडियल डिस्टेंस r इज नोन एज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व। ये जो आपका वेरिएशन होता है, ग्राफ जो होता है, इसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व या फिर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसे लर्न रखना है अगर आपको ये अच्छे से समझने हैं ग्राफ। देखिए, जो s ऑर्बिटल होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा होती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में 0 नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 1s की हम बात करें तो 1s जो आपका ऑर्बिटल है उसमें न्यूक्लियस के ऊपर, जस्ट न्यूक्लियस के बाद में बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसकी वजह से जो ग्राफ आपका होता है, जो आपका वेरिएशन होता है सिग्मा साई स्क्वायर में, साई स्क्वायर का r के लिए विद रिस्पेक्ट टू r, वो एकदम शार्पली डिक्रीज होता है। और कभी भी 1s के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व हम ड्रा करते हैं वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ये देखिए कर्व है आपका, इसमें हमने ये 1s का है, n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये आपका 0 हो जाएगा। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज उसे वॉच करें। तो यहाँ पर जो 1s है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमने नहीं स्टार्ट किया है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1s ऑर्बिटल में वो 0 नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
इसलिए इसको हम वाई एक्सेस से स्टार्ट करते हैं और यहां से इस तरह से लाते हैं। अब बात आती है 1s है, 2s है, 3s है। तो देखिए 1s के बाद में जैसे जैसे ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे कि जो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जब बढ़ता जाएगा आगे जाने पर तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे 2s में थोड़ी सी और कम हो जाएगी, 3s है उसमें थोड़ा और कम हो जाएगा, 4s है और कम हो जाएगा, इस तरह से चलता जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, किसी भी एटम में। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल के केस में आप ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आती है बात कि p, d एंड f जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम क्या करेंगे। तो p, d और f ऑर्बिटल्स में हम क्या करेंगे, जो आपका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है उसको हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि p, d और f ऑर्बिटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के नियर 0 होती है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते हैं, डिस्टेंस मतलब उससे दूर हटते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंप्रूव होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो हमको ग्राफ में कुछ इस तरह से मेंशन करना है, शो करना है कि इसमें लगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो p, d और f ऑर्बिटल का जब आप रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसको ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस के नजदीक जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो उसको हम 0 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। बट यहाँ पर s जो आपका ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसको हम यहां से स्टार्ट करते हैं, वाई एक्सेस से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे इनको ड्रा कैसे करेंगे, इनको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको 1s है ऑर्बिटल्स के लिए हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, और उस फॉर्मूले से हमने ये भी पता कर लिया है कि नंबर ऑफ नोड्स उसमें कितने होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर जब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स देख सकते हैं यहाँ पे n-1, इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई नोड नहीं मिलेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स आपका 0 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 1s ऑर्बिटल है इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व जो ड्रा किया जाता है उसमें कोई नोड नहीं बनता। आप देखिए नोड कैसे नहीं बनता, बता दें आपको। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, देन उसके बाद फिर शार्पली डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये जो आपकी ग्रीन लाइन है यही वेरिएशन है साई स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर ये कहीं भी इस एक्सेस को टच नहीं करती, यानी कि जो जिस एक्सेस पर आपने ये r मेंशन किया है, ये अगर आप x इसको मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि x एक्सेस को ग्रीन लाइन कहीं भी टच नहीं कर रही है। अगर टच करेगी तो वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, वहां पर एक आपका नोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ग्राफ है ग्रीन लाइन से हमने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्रीज किया, देन उसके बाद बहुत शार्पली डिक्रीज किया, और इस तरह से बन गया। यहाँ कहीं भी आपको r जिस पर मेंशन किया है उस एक्सेस को, इस लाइन को टच होने नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 2s। तो 2s में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूमेरिक होता है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, और s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये आपको अभी जब इसके प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स, वहां जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये जो आपका L है वो 0 हो जाता है इसके लिए। और अब अगर हम उस फॉर्मूले में रखते हैं इन वैल्यूज को, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने आएंगे, n-1 है, तो n-1 में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2-1 यानी कि इसमें 1 नोड आएगा, एक नोड इसमें बनेगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1s है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर वो बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के नजदीक डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 1s में, ठीक है, बट ये 2s है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के नियर अबाउट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है, थोड़ा सा 1s के कंपेयर में नीचे से स्टार्ट किया है हमने। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ये यहाँ पे जो हमने n लिख रखा है, n मीन्स यहाँ पे नोड है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपकी ग्रीन लाइन है ये इस एक्सेस को टच कर रही है, इस लाइन को टच कर रही है जिस पर आपने r मेंशन कर रखा है। ठीक है, और अब अगर यहाँ पर ये टच कर रही है तो देखिए ये जो आपका होता है ये पॉइंट,
इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक में हम मेंशन किए दे रहे हैं कि 0,0 होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी अगर लाइन इसको इंटरसेक्ट करे या टच करे तो उसका मतलब क्या है, वहां पर एक नोड है आपका, तो यहाँ पर एक नोड हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो पॉइंट है इस पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो आपकी 0 है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका आता है 3s। 3s में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद में देखेंगे, देखिए अब 2s था, देन उसके बाद 3s आया। 3s में हमने क्या किया, थोड़ा सा 2s से भी नीचे से स्टार्ट किया है, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाइट थी, यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें बहुत ज्यादा हाइट थी, इसमें थोड़ा सा इन दोनों की कंपेरिजन कम है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, पहला पॉइंट आपका ये मिला जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद फिर इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर डिक्रीज करेगी, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, नोड हो जाएंगे। देखिए अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करके आप सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लीजिए। जब आपके नंबर ऑफ नोड्स आपको पता होंगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में इजी होगा, ठीक है। ये आपका 3s का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है 4s। 4s में नंबर ऑफ नोड्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेंगे 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n=4 है और इसमें अगर वैल्यूज हम पुट करते हैं n-1 में तो आपको 3 मिलेगा। इसमें 3 नोड्स हैं, 3 नोड्स के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रा करना है। और ध्यान रखिएगा कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर s ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के नियर 0 नहीं होती है। देखिए बट यहाँ पे जो अभी हम बता रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप उसकी हाइट जरूर थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करते जाएंगे। देखिए 1s में बहुत ज्यादा थी, 2s में थोड़ा कम हुआ, 3s में और कम हुआ, 4s में थोड़ा और कम करेंगे हम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला आपका नोड है, यहाँ इस पॉइंट पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये आपका एक्सेस जो है वो साई स्क्वायर के लिए दिया है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए दिया। यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो गई, एक आपका नोडल प्लेन हो गया, नोड हो गया। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट है जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, दूसरा ये नोड हो गया। तीसरा आपका ये पॉइंट है जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, तीसरा आपका ये नोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ हमने फर्दर आगे बनाए हैं, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन लाइन जो है ये यहाँ से की जा रही है, तो यहाँ इतना ध्यान रखिएगा कि इस लाइन को इस लाइन में, ब्लैक वाली लाइन में इस एक्सिस पर टच नहीं करना है। अगर टच कर दिया तो वहां पर एक और नोड बन जाएगा और वो आपका ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब नंबर ऑफ नोड्स के अकॉर्डिंग वो ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ नोड्स आपने उस फॉर्मूले का यूज करके निकाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखिएगा, एक जितने भी उस फॉर्मूले से कैलकुलेट होने के बाद नोड्स आ रहे हैं उतने नोड्स के बाद में जो आपका हाइट है उसको बहुत ही क्लियरली बनाइएगा और उसमें ध्यान रखिएगा उसका जो एंड है लाइन का वो कभी भी इस एक्सिस को, इस पे आर मेंशन किया, उसे टच नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ग्रीन लाइन को बिल्कुल पैरेलल कर दिया है, उसे टच नहीं करा है। इसमें भी देख सकते हैं ये हमने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया है, टच नहीं करा है यहाँ पे। और सेम में भी यहाँ में भी है, इस लाइन को हमने इससे टच नहीं करा। अगर टच करा देंगे तो यहाँ पे 4 नोड्स हो जाएंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा, पाइरस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत ही केयरफुली करनी है और ध्यान भी रखना है। इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 2p का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो उसमें देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल का था। जितने भी 4 ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए हैं, प्लॉट किए हैं, ये आपके s ऑर्बिटल के लिए थे। तो इसमें एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये था कि इनको हम कभी भी ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पर ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका ओरिजिन है ये आपका पॉइंट ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, ठीक है। तो यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे कि p ऑर्बिटल के केस में न्यूक्लियस के नियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट नोड आपका यहाँ पे आया। सबसे पहले ये जो ऑर्बिटल है इसके नंबर ऑफ नोड्स n-1 वो जो फॉर्मूला लिखा है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं और निकाल के उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्का सा क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर उसके बाद एकदम से डिक्रीज हुआ, यानी कि 0 हो गया। यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही 0 हुई यहाँ पर एक नोड हो गया। अब देखिए इसमें ग्राफ को धीरे धीरे क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाइट जो है कम है, देन उसके बाद फिर इसका हाइट ज्यादा है।
तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो आपका मैक्सिमा बनेगा वो थोड़ा सा लो एम्पलीट्यूड का होगा, लो हाइट का होगा, बट जो दूसरा मैक्सिमा बनेगा या सक्सेसिव जो भी आपके फर्दर मैक्सिमास बनेंगे वो सब आपके हाइट में ज्यादा होने चाहिए, इंक्रीजिंग वेव में या इंक्रीजिंग मैनर में बनना चाहिए। तो ये आपका हो गया, इसमें एक नोड होगा। दूसरा आपका है 3p, इसमें अगर आप क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे नंबर ऑफ नोड्स तो आपको मिलेगा 2। तो अब देखिए इसको भी हमने 0 से स्टार्ट किया है, पहले कम मतलब चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ज्यादा चेंज आएगा और फिर थोड़ा सा और ज्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपके मिल रहे हैं जो कि नोडल प्लेन है, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, ये आपका पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन, ये लाइन जो है ये इस लाइन को, ब्लैक लाइन को यहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब ये 0 है। एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये ग्रीन लाइन ब्लैक लाइन को टच कर रही है। तो ये जो आपका है ये 2 पॉइंट आपके जो है ये नोडल प्लेन है नोड्स में। और यहाँ पर लास्ट में जो अभी हम ऊपर आपको डिस्कस किए हैं कि इस लाइन को, ये जो आपका लास्ट एंड है, इसको कभी भी यहाँ पर टच नहीं होने देना। अगर टच कर दिया तो यहाँ पे एक और नोड बन जाएगा, आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 3D में देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इस तरह से थोड़ा सा उसमें ज्यादा इसलिए दिखाएंगे, देखिए पी था थोड़ा कम दिखाया था हमने, डी में थोड़ा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि डी जो आपका सबसेल है या डी ऑर्बिटल है उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस एस और पी से भी ज्यादा होती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से जैसे यहाँ से ये आया, ठीक, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे डी वाला भी, यहाँ से इसको हमने स्टार्ट किया, ये पहला पॉइंट आपका बनेगा साई स्क्वायर 0, यहाँ पे एक नोड हो गया। उसके बाद फिर दूसरा ये आपका आएगा साई स्क्वायर 0, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ नोड्स आप निकालेंगे n-1 आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। और 2 आपके जो नोड हैं वो कैसे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है एंगुलर नोड्स हैं या फिर रेडियल नोड है, तो देख सकते हैं रेडियल नोड में जब आप यहाँ पर रखेंगे N3 है L2 है तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि जो 3D ऑर्बिटल है उसमें केवल एंगुलर नोड्स होते हैं। हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस में आपसे पूछ लिया जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैव ओनली एंगुलर नोड्स। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले तीनों लर्न होने चाहिए, टोटल रेडियल नोड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके एंगुलर नोड के इक्वल आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके एंगुलर नोड ही उसमें होंगे, रेडियल नोड होंगे। और यहाँ पे अगर ये 0 आ जाता है तो आपके केवल उसमें एंगुलर नोड ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका 3D ऑर्बिटल है इसमें जब वैल्यूज आप पुट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो ये 0 ही आपको मिलेगा। यहाँ पर केवल आपके एंगुलर नोड है। ऐसे ही अगर रेडियल नोड पूछा जाता है सभी में तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलाज का यूज करके। तो इनको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल है जिसको हम करने वाले हैं। तो देख सकते हैं न्यूमेरिकल आपका है, क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स इन द फॉलोइंग ऑर्बिटल वेव फंक्शन। देखिए जो आपके ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये आपके गिवन है। फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये है। दोनों के लिए आपको एंगुलर एंड रेडियल नोड्स आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने आपको इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में एक चीज आपको बताई थी कि जो आपका साई है ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साई का ये होता है n, L, ML। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। L आपका क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और ML जो है आपका ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका वेव फंक्शन है साई 3, 2, +1, इससे हमें क्या मिलेगा? इसमें n की वैल्यू कितनी है? 3 है। L की वैल्यू कितनी है? 2 है। ML की वैल्यू कितनी है? +1 है। ये हालांकि हमें ML की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करने में, बट मेंशन कर लेते हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए इसमें इसका भी यूज है, अभी इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ टोटल नोड्स, तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपका होता है n-1। इसमें वैल्यू रखेंगे n की और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। अब इसमें एंगुलर और रेडियल दोनों की बात करें तो देख सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या है? फॉर्मूला होता है n - L - 1। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 3 - 2 - 1
यानी कि 0। देखिए इस वेव फंक्शन में या इस ऑर्बिटल में जिसका ये वेव फंक्शन है, ठीक है, उसमें रेडियल नोड्स आपके 0 हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स का भी फॉर्मूला हमने आपको भी डिस्कस किया है, क्या होता है, एल होता है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना भी है उतना ही आपका होता है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। देखिए इसमें 2 एंगुलर नोड्स हैं, 0 आपके रेडियल नोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपके 2 होंगे। क्यों? क्योंकि 0 + 2 2 होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए और उसके लिए आपको जरूरी है कि ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें ये जो नंबर्स आपके हैं ये क्या क्या हैं, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। हालांकि ये जो आपका ml है इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, बट हमने मेंशन कर लिया है ताकि हमें जानकारी रहे ये क्या है। अब दूसरा देखते हैं, जो सेकेंड पार्ट है, इसमें अगर इस वेव फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपका 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे प्रीवियस पार्ट में किया है कैलकुलेशन वैसे इसमें भी करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ टोटल नोड्स कितना आएगा, n-1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2-1 यानी कि 1। इसमें एक आपका नोड है, कौन सा है, या तो एंगुलर होगा या रेडियल होगा, अभी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, फॉर्मूला क्या था, n-l-1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2-0-1 यानी कि 1, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये 1 आ गई। इसका मतलब इसमें रेडियल नोड है, एंगुलर नोड इसमें नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू इसमें 0 है। तो आई थिंक ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी हैं। बस एक बार आपको अपने पेन के नीचे से निकाल लेने हैं, आपको एक बार कैलकुलेट करने हैं। l यानी कि 0, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। तो ये आपका एक सेट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, क्योंकि वेव फंक्शन से रिलेटेड है, साथ में क्वांटम नंबर से है, और अगर हम ये कहना चाहें कि नंबर ऑफ नोड्स के कैलकुलेशन से है तो वो भी आपका है। इनको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, राइट द टाइप ऑफ सबसेल एसोसिएटेड विद फॉलोइंग वेव फंक्शन। ये आपके 3 वेव फंक्शंस गिवन है, इनके ऑर्बिटल्स या सबसेल्स आपको लिखने हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं इनका। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनके वेव फंक्शन से इनकी जो क्वांटम नंबर्स हैं उनको निकाल लेते हैं। तो इसमें जो वेव फंक्शन है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर ही आपके सबसेल को डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो मैंने आपको बताया था, एक टेबल बताया था, n की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बट l की वैल्यू जो होती है वो ऑर्बिटल्स में अगर हम बात करें तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 2 होती है एंड f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 3 होती है। तो इनको अगर आप लर्न रखते हैं, ध्यान है आपको, तो बहुत आसान है। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन है इससे में ये पता चलता है कि ये जो आपका ऑर्बिटल है वो 2s है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा s क्यों, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू 0 है और l की वैल्यू इसमें मैटर नहीं करती s ऑर्बिटल में, ठीक है। वो p d f में स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है। दूसरा जो है आपका सेकेंड, उसमें जो वेव फंक्शन है 3,1,0, ठीक है। इसके सबसे पहले क्या करेंगे, क्वांटम नंबर्स निकाल लेते हैं। इसमें n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 1 है एंड ml की वैल्यू 0 है। अब देखिए अगर आपसे कहा जाता है कि टाइप ऑफ सबसेल बताइए, तो इसमें यही तो आपके क्वांटम नंबर है, इनसे पता चल जाएगा। n की वैल्यू 3 है यानी कि यहाँ पर 3 हमने लिख लिया, ठीक है। l की वैल्यू 1 है तो देखिए l की वैल्यू 1 किसके लिए है, p के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3p सबसेल
ठीक है। अगर यहाँ पर ऑर्बिटल की बात करता कि ऑर्बिटल बताइए, हालांकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, अगर आपसे पूछता है कि ऑर्बिटल बताइए, तो पी में हमने आपको 3 ऑर्बिटल बताए थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और एक चीज और हमने बताई थी कि ये जो एम एल की वैल्यू है वो हमेशा अगर पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में पी जेड के लिए होती है वैल्यू 0, बाकी पी एक्स और पी वाई इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट इसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। पी जेड की वैल्यू हमेशा 0 ही लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्बिटल की अगर बात करें तो 3p जेड ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ से 3 हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं है। पी जेड ऑर्बिटल का ये आपका वेव फंक्शन है, उसमें किसका है, 3p में पी जेड का है। ठीक है। थर्ड आपका है क्वांटम नंबर्स निकालते हैं पहले। इसमें वेव फंक्शन है साई 2, 1, +1। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है। देखिए अब ये जो आपके कॉम्बिनेशन है 2 और 1, इससे हम क्या पता करेंगे, n की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख लिया। l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे p हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ml की वैल्यू है वो +1 है। अब देखिए +1 जो अगर l की वैल्यू आपकी 1 आती है तो ml की वैल्यू कितनी आती है, -1, 0, +1। ये तो pz के लिए डिसाइड होती है। और ये आपकी px, ये py। अब देखिए px ये जो -1 है ये px py दोनों की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू जरूरी नहीं है कि आप इधर से स्टार्ट करते हैं उधर से स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेटिव में जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखिएगा px एंड py में से किसी की भी वैल्यू -1 या +1 हो सकती है। यहाँ पर जो आपका +1 लिखा है इसके अकॉर्डिंग 2 ही आपके ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, px और py, pz नहीं हो सकता। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। यहाँ पर ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपके ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और ये आपका सबशेल है जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो ये एक आंसर है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका सबशेल था, ये आंसर था। इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं होता तो यहाँ पे अगर लिखना भी चाहें तो यहाँ पे s ऑर्बिटल ही लिखेंगे, क्योंकि s का एक ही होता है, वही उसी नेम से बोला जाता है। ये आपका एक आंसर है और ये आपके ऑर्बिटल वाले हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका प्रिंसिपल है ये क्वांटम नंबर बेस्ड है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में हम ये जानेंगे कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक एटम, किसी से एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चारों क्वांटम संख्याओं मतलब 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पे, no 2 electrons within the same atom can have same values for their 4 quantum numbers। ठीक है, इसमें जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू की 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ही एटम में सेम नहीं हो सकती हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे एग्जांपल से। देख सकते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं लिथियम का। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं sp-df में, तो सबसे पहले आपका 1s आता है ऑर्बिटल, 1s2, 2s2, ये इस तरह से। ठीक है, सॉरी 2s1। यहाँ पर ये जो आपके न्यूमेरिक हैं 2 और 1, इनका टोटल आपका इस एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके 1s2 में 1s में है और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2s में है। तो हम क्या करेंगे, तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं और 1s2, यहाँ पर 1s2 का अगर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवर्ड है, एक अप स्पिन का है, एक दूसरा डाउन स्पिन का है। ये आपका 1s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हैं 1s2 है, तो यहाँ पर ये जो आपका 1 लिखा है ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है।
तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद में जो प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर है l फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए जब s होता है, यहाँ पे मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि ये जो s है इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए 2 होती है एंड f के लिए 3 होती है। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि s की हम बात कर रहे हैं, 1s ऑर्बिटल है तो ये 0 हो गया। जब l 0 है तो ml भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही s की निकालेंगे वैल्यू। देखिए तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पहला अपवर्ड स्पिन वाला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यू डिसाइड है वो +½ है। ठीक है, किसकी, ms की। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर आपका हो जाएगा +½ तो इस तरह से हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। ऐसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू क्या होगी, वही रहेगी क्योंकि 1s ही है। l की वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ml की वैल्यू जब l की 0 होगी तो ml की भी 0 हो जाएगी। और ms इसकी वैल्यू देखिए, ये डाउनवर्ड है, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए डिसाइड किया गया था -½ यहाँ पर ये -½ आ गया। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखिए इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भी है जो कि 2s1 में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर 2s1। यहाँ 2s1 का देखिए एक ही इसमें बनेगा स्क्वायर और इसमें अपवर्ड स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2s1 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ये आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 हो जाएगी। l की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे s है तो 0 हो जाएगी। ml भी 0 हो जाएगा क्योंकि s की वैल्यू, l की वैल्यू जब 0 आती है तो ml की वैल्यू भी 0 ही आती है। और ms की वैल्यू जो निकालने जाएंगे तो ये आपका अप स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए हमने +½ वैल्यू यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पर आपका +½ हो गया। अब देखिए तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ये आपका जो सेट है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स का वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और ये जो आपका सेट है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है। इन तीनों सेट्स में आप देखिए क्या किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैल्यू सेम है। देखिए फर्स्ट और सेकेंड के लिए n की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम है। l की वैल्यू भी सेम है दोनों में, ml की वैल्यू भी सेम है, बट ms की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे +½ है, यहाँ -½ है। तो देखिए एक एटलीस्ट 1 आपका क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऐसे ही इसको आप देख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड को, या थर्ड फर्स्ट को। ठीक है, किसी को भी देख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को देख लीजिए, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर आपको डिफरेंट जरूर मिलेगा। देखिए थर्ड और सेकेंड और थर्ड को n की वैल्यू 1 है, इसमें 2 है, डिफरेंट है। ठीक है, l की वैल्यू 0 है, 0 है, ml की वैल्यू 0 है, 0 है, यहाँ ms की वैल्यू -½ है, यहाँ +½ है। देखिए इसमें 2 क्वांटम नंबर्स आपके डिफरेंट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके एक ही एटम के हों, सेम नहीं होंगे। एटलीस्ट ये अगर हो सकता है आपके 3 सेम हो जाए, जैसे इसमें देखिए n l ml की वैल्यू दोनों में सेम है इन दोनों सेट्स में, बट आपका ms डिफरेंट है। तो यही आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, और ये जब भी आपका आता है तो विद एन एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हमने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाए हैं। एक आपका हाइड्रोजन एटम के लिए है, दूसरा आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम या फिर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, दोनों के लिए यही आपका डायग्राम है। यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s इनका हमने अरेंजमेंट दिखाया है। तो ये जो आपके सब्सटेंस है, जैसे आपका 2s 2p है, ठीक है, इनकी एनर्जी सेम है। यहाँ पे 3s 3p 3d इनकी भी एनर्जी सेम है। सेम वे में 4s के जो भी हैं 4 क्वांटम नंबर वाले 4s 4p 4d 4f इनकी भी एनर्जी सेम रहेगी। अब यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देख सकते हैं 1s की एनर्जी वही रहेगी जो इसमें है, 2s की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है,
3s की फिर उसके बाद में आएगी 3p की, फिर उससे भी ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस है, वहाँ पे दोनों की सेम थी। अब देखिए 3p के बाद 4s आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3d के बाद 4s आता है, देन उसके बाद में 3d आएगा। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये डिफरेंस इतना है, इसका रीज़न क्या है जान लेते हैं। देखिए जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन है वो तो होता ही है, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दो चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो जाहिर सी बात है उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा। अब देखिए दो चीज़ें जब एक साथ इन्वॉल्व होती हैं तो इसमें डिफरेंस आ जाता है एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नोटेबल पॉइंट जो हमने नोट कर रखे हैं इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि ये आसानी से लर्न रहे, इसमें रीज़न आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और जो रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में उसे हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। एक अट्रैक्शन होता है, एक ही आपको बता दें कि ये जो आपका जेड इफेक्टिव है ये होता क्या है। देखिए जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनमें जो आपका इंटरेक्शन है वो दो टाइप का है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है वो कह सकते हैं कि कम होता है इन कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनमें एटम्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी रिटेन रहती है, या स्टेबिलिटी का रीज़न होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गिव द रीज़न फॉर स्टेबिलिटी इन या स्टेबिलिटी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, तो आप दे सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, इसको नोट कर लीजिए।